Namaste everyone and welcome back to Reinventing Studies. Today we are going to cover a very easy and very interesting topic of your civics book, that is power sharing. Okay, the first chapter of your political science book, power sharing. Now इस chapter को ये बहुत छोटा chapter है, but still for your convenience I have divided it into 3 parts and we are going to study it in 3 different videos. Okay, so that you do not confuse between the 3 different stories we are going to study, right? So let's start. तो अभी हम सबसे पहले, अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, right? You are in class 10th. So now whatever you will study in civics or in mostly in civics, in political science, you will study it with case studies, because when people explain things with example it becomes more easy to understand, right? तो अब हम जो भी पढ़ेंगे वो केस स्टडी से पढ़ेंगे. केस स्टडी मतलब एक किसी नेशन को उठा लिया और उसकी स्टडी करके हम अपने चैप्टर को उसमें इंक्लूड करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली केस स्टडी हम पढ़ने वाले हैं कंट्री की, जिसका नाम है बेल्जियम. बेल्जियम का नाम आप सबने सुना होगा. बेल्जियम इज़ अ कंट्री विच इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री इन यूरोप एंड इट्स एरिया इज़ लेस देन दैट ऑफ हरियाणा. हरियाणा का जितना एरिया है, हमारी कंट्री में एक स्टेट है हरियाणा, उसका जितना एरिया है उससे भी कम एरिया है बेल्जियम का. बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 1 करोड़. दैट इज़ एक्चुअली हाफ ऑफ हरियाणा. हरियाणा में जितने लोग रहते हैं उसकी हाफ पॉपुलेशन वहाँ रहती है. अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये है 1 मार्कर क्वेश्चन. ये तो मैंने लिखा है नैनी फ्रैनी लव्स ग्रैनी. तो इट्स एक्चुअली अ टर्म विच आई यूज़ टू लर्न so that I can write it in my exam. See, 1 मार्कर क्वेश्चन आता है कि किन किन कंट्रीज से जो बेल्जियम है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है. जैसे इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान, चाइना, भूटान, ऐसे ही बेल्जियम किन किन कंट्रीज से अपनी बाउंड्री शेयर करता है. तो वो जिन कंट्रीज से अपनी बाउंड्री शेयर करता है उन कंट्रीज़ का नाम है नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी एंड लक्समबर्ग. ओके, तो अब मेरे को ये याद करने के लिए मैंने आपके लिए बना रखा है एज अ माइंड मैप, तो आप इसे याद कर लो. नैनी फ्रैनी लव्स ग्रैनी. ओके, नैनी फ्रैनी लव्स ग्रैनी. नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी, लक्समबर्ग. ठीक है, इजी. नाउ लेट्स गो फर्दर मोर. अब हम पढ़ेंगे बेल्जियम में आखिर प्रॉब्लम थी क्या. अब इस पाई चार्ट को देखो. ठीक है, बेल्जियम में 59% पीपल स्पीक डच. ठीक है, स्पीक द लैंग्वेज डच एंड 40% ऑफ द पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 1% दोज हु आर लेफ्ट स्पीक जर्मन. ठीक है, ये आपने देख लिया. अब देखो, जो 59% लोग डच बोलते हैं दे लिव इन फ्लेमिश रीजन. ओके, दे लिव इन फ्लेमिश रीजन. जो 40% पीपल फ्रेंच बोलते हैं दे लिव इन वलोनिया रीजन. ये रीजन्स याद कर लो. इसको कैसे याद करो, देखो ऐसे याद रखो कि डच, जहाँ पे जो डच लोग हैं वो कंट्री में एक मेजॉरिटी है. ठीक है, डच लोग जो हैं कंट्री में मेजॉरिटी हैं. ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया कि वेयर डज डच पीपल लिव इन बेल्जियम, इन विच रीजन दे लिव, तो उसको याद करने के लिए जहाँ फ्रेंच बोली जाती है वो फ्लेमिश रीजन नहीं है, तो F और F साथ में नहीं है. ऐसे याद रख लो कि F और F साथ में नहीं है. डच हमेशा फ्लेमिश रीजन में है. ठीक है, F और F साथ में नहीं है. याद करने की मैं बीच बीच में टिप्स बता रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर पूरा एक फैक्ट्स पे बेस्ड है, राइट. अब क्लियरली दिख रहा है कि ये जो 41 है, इन दोनों को मिला के 41% पीपल जो यहाँ रहते हैं वो माइनॉरिटी है. ठीक है, वो माइनॉरिटी में है, वो ज़्यादा नहीं है. अब आ जाओ दूसरे पाई चार्ट पे. इसको इतना समझ में आ गया. अब इस पाई चार्ट पे आ जाओ. अब इस पाई चार्ट को अगर हम देखें तो ये है इनकी इसी कंट्री की कैपिटल ब्रसेल्स का पाई चार्ट. ओके, ब्रसेल्स जो कंट्री है, ब्रसेल्स जो कंट्री की कैपिटल है, वहाँ पे बिल्कुल उल्टे हालात हैं. यहाँ पे जो डच स्पीकिंग है वो माइनॉरिटी है और जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो मेजॉरिटी है. यहाँ पे क्या था, फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी में थे, यहाँ पे वो मेजॉरिटी में आ गए. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गई. अब क्या होता है, इनके यहाँ ये प्रॉब्लम हो गई कि भाई फ्रेंच जो कैपिटल में रहते हैं, ठीक है, जो लोग कैपिटल में रहेंगे ऑब्वियसली वो ज़्यादा पावरफुल, उनके पास हेल्थ बेनिफिट्स,
एजुकेशनल बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स हमेशा इनके पास सबसे पहले पहुँचेंगे। तो क्या हुआ, जब फ्रेंच जो मेजॉरिटी में थे कैपिटल में, उनके पास ये बेनिफिट सबसे पहले पहुँचा। ठीक है, अब ये लोग पावरफुल हो गए, ये लोग इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली पावरफुल हो गए। ठीक है, पर डच स्पीकिंग लोग इतने पावरफुल, इतनी इनके पास ये एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी लेट पहुंची। तो इससे क्या हो रहा था कि धीरे धीरे इन दोनों में आपस में टेंशन्स बन रही थी। डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों में एक कॉन्फ्लिक्ट होने की सिचुएशन आ रही थी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ के लीडर्स ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्कर, 4 बार अमेंड किया। ठीक है, 4 और 5 मार्कर जो भी आते हैं पैटर्न के हिसाब से, 4 अमेंडमेंट्स दैट वर मेड बिटवीन 1970s टू 1993। ठीक है, 1970 से लेके 1993 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार बदला गया। क्यों? इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब क्या 4 अमेंडमेंट्स हुए 4 साल में? कॉन्स्टिट्यूशन 1970 से 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला गया और 4 अमेंडमेंट्स किए गए। अब वो 4 अमेंडमेंट्स क्या थे? वो 4 अमेंडमेंट्स ये थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जनरली ये भी आ जाती है कि व्हेन वाज देयर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड, तो ये भी याद रखना ज़रूरी है 1970 से 1993 तक। और ये भी ज़रूरी है, ये 4 ये आते हैं एग्ज़ाम में। तो 4 अमेंडमेंट्स क्या थे? पहला अमेंडमेंट का मतलब होता है किसी भी प्रकार का बदलाव, चेंज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, पहला बदलाव ये था कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोग होंगे, वो दोनों जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी तो उस गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोग दोनों बराबर होंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में 50 मिनिस्टर्स हैं तो 25 मिनिस्टर्स डच स्पीकिंग होंगे, 25 फ्रेंच स्पीकिंग होंगे। ठीक है, दूसरा अमेंडमेंट, पावर्स आर डिवाइडेड फ्रॉम सेंटर टू 2 एरियाज गवर्नमेंट। इनके यहाँ इन 2 रीजन्स के लिए, फ्लेमिश रीजन और वलोनिया रीजन के लिए 2 गवर्नमेंट्स थी, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स कह सकते हो आप इन्हें। ठीक है, ये 2 अलग गवर्नमेंट्स थी और इन दोनों गवर्नमेंट्स के पास पावर थी कि ये इनको हर चीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी थी ताकि वो अपने यहाँ प्रोग्रेस कर सके। और ये पावर्स जो दे रखी थी, इनको इन पावर्स को यूज़ करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, जैसे यूपी में कोई भी बदलाव लाना होता है एजुकेशन सिस्टम में या फिर ट्रांसपोर्टेशन में या रोड बनाने के लिए, तो उसके लिए बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसके बाद जो आपका चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, वो वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर बिल्कुल भाई हैं, दोनों लिंक्ड है। ठीक है, अब तीसरा अमेंडमेंट ये हुआ कि सेपरेट गवर्नमेंट होगी ब्रुसेल्स की। कितनी गवर्नमेंट हो गई? एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, एक वलोनिया रीजन की गवर्नमेंट हो गई, एक ये फ्लेमिश रीजन की गवर्नमेंट हो गई, एक ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट हो गई। ब्रुसेल्स की अलग गवर्नमेंट होगी। ठीक है, ब्रुसेल्स की अलग गवर्नमेंट होगी। चौथी चीज़, एक और गवर्नमेंट बनी, अ थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज मेड, जो होगी कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करेगी? ये कम्युनिटी गवर्नमेंट, अगर 2 समाजों में अगर आपस में लड़ाई होती है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, रिलीजन और एनीथिंग, उसको सॉल्व करेगी ये कम्युनिटी गवर्नमेंट। अगर डच स्पीकिंग लोग चाहते हैं कि उनकी भाषा का प्रचार हो तो वहाँ की कम्युनिटी गवर्नमेंट करेगी। अगर फ्रेंच वाले ये चाहते हैं तो वहाँ की कम्युनिटी गवर्नमेंट करेगी। तो उनके कल्चर, लिंग्विस्टिक, सोशल सारे ये इश्यूज़ कौन देखेगा? कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो इनके यहाँ कितनी तरह की गवर्नमेंट हो गई? इनके यहाँ हो गई एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक 2 स्टेट्स गवर्नमेंट, एक अलग ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये 4 अमेंडमेंट्स हुए थे। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एट द एंड, आई विल जस्ट गेट अ साइड एट द एंड। ओके, अब लास्ट चीज़ देखो इस केस स्टडी में,
क्या हुआ था कि जब यूरोपियन यूनियन, आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन है जिसमें यूरोप के सारे देश एक संगठित रूप से अपनी सारे मामलों को देखते हैं, ठीक है। तो ये जो यूरोपियन यूनियन है, इसने क्या किया, जब देखा कि कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर डच लोगों को, जर्मन स्पीकिंग लोगों को, फ्रेंच लोगों को एक करके यूनाइटेड रखा गया है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाया जा रहा है ना, मतलब कि नहीं भाई हम तुम्हारी बात नहीं मानते, ऐसा नहीं हो रहा। तो इसीलिए ये देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने अपने जो हेड क्वार्टर्स थे वो कहाँ बना दिए, ब्रसल्स में, ठीक है। आज भी आप देखोगे तो यूरोपियन यूनियन के हेड क्वार्टर्स ब्रसल्स में ही हैं, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन ने अपने हेड क्वार्टर्स ब्रसल्स में क्यों बनाए, बिकॉज दे सॉ हाउ ब्यूटिफुली दीज पीपल, द पीपल ऑफ बेल्जियम वर शेयरिंग पावर टू मेंटेन स्टेबिलिटी। तो अगर आपको एक देश में शांति प्रिय तरीके से रहना है तो आपको पावर शेयर करनी पड़ेगी। इन्होंने आपस में पावर शेयर की ना, तो आपको भी पावर शेयर करनी पड़ेगी। दिस इज़ द मोटिव ऑफ दिस केस स्टडी। इसके बाद हम श्रीलंका की केस स्टडी पढ़ेंगे, विच इज़ अ नेबरिंग कंट्री ऑफ आर्स, and that will be covered in the part 2 of this video. So if you like the video, then do not forget to share it with your friends, subscribe to the channel, hit the like button, and do not forget to hit the bell icon, and comment down below how was the video. And that's it. If you want to take a screenshot, you can take it right now. Just pause the video and take it, and that's it. So stay safe, stay healthy, and do not forget to love yourself. Thank you so much.